हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हुआ, हमारी 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी साइंस की, और पिछले वीडियो में लगभग 175 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों की 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज है, उन्हीं क्वेश्चनों की आगे बढ़ाते हुए आज आपका टॉपिक रसायन विज्ञान। जी फ्रेंड, पिछली वीडियो में भौतिक विज्ञान कुछ सवाल थे लगभग 175 के लगभग, जो कि पूरे हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देख, जरूर देख लें। और आज से आपका नया टॉपिक शुरू होता है रसायन विज्ञान। जी फ्रेंड, मैं टोटल साइंस के 500 क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं गारंटी से कहता हूं, अगर ये आपने 500 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको साइंस के परीक्षा में, जो साइंस में आएगी ना, उसमें परीक्षा में आपको पास होने से कोई नहीं रोकता। जी फ्रेंड, सही कहा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। आपको मालूम होगा फ्रेंड, प्रकृति में पदार्थ की 3 अवस्थाएं, 3 नहीं होती हैं फ्रेंड, 3 तो अवस्था मैंने पिछले ही बताया था, और आज ही बता रहा हूँ कि 3 तो जो मुख्य अभी हैं, करंट में है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की 5 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी? एक ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन, है ना। बॉस आइंस्टीन भी होता है, 2 होती हैं, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन। जरूर याद करें फ्रेंड। और अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि बॉस आइंस्टीन क्या है, तो आप कहेंगे पदार्थ की 5वीं अवस्था है, 4थी अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। क्या? कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में तीनों रूपों में पाया जाता है? कौन सा? आप क्या कहेंगे? H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जी फ्रेंड, मैंने कहा था परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, और अणु अणु मिलकर पदार्थ बनते हैं, है ना। परमाणु सबसे छोटा कण होता है। आपको मैं बता दूं, इसमें पूछ रहा है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे पहले ये किसने कहा था कि पदार्थ एक अति सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है। किसने कहा था? आप क्या कहेंगे? सही बताया, किसने? कणाद ने कहा था। वैज्ञानिक कणाद ने कहा था कि पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। और मैं बता दूं, परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, और अणु अणु मिलकर पदार्थ बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पदार्थ में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? पदार्थ में कौन से मूल कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये कह रहा है परमाणु में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के ऐसे मूल कण होते हैं जो समान स्थिति में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? इसमें पूछ रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश, ये किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? कौन से विज्ञानी किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन ये किसने प्रतिपादित किया? सर्वप्रथम, सबसे पहले किसने किया? तो आप क्या बताओगे? सही बता, क्या कहोगे? मिलिकन। डॉक्टर, जो आपके वैज्ञानिक डॉक्टर मिलिकन थे ना, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश पर रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रदरफोर्ड के विकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? क्या पूछ रहा? जो रदरफोर्ड है वैज्ञानिक, आपको मालूम है प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, की थी ना। और वही पूछ रहा कि रदरफोर्ड की विकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? किसकी? परमाणुओं में न्यूक्लियस रहते हैं। उन्होंने कहा था कि परमाणुओं में न्यूक्लियस का रहते हैं, और प्रोटॉन की खोज भी की थी। 2 चीज़ की थी। ठीक है फ्रेंड, जरूर याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? क्या पूछ रहा? इलेक्ट्रॉन एक तरंग है, इलेक्ट्रॉन एक तरंग प्रकृति है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्या कहोगे आप? किसने की थी? डॉक्टर डी ब्रोगली। वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की तरंग है, और यही तरंग प्रकृति की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? वैज्ञानिक डाल्टन के, आपको मालूम है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ये कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? आप कहोगे स्वतंत्र रूप से कौन? परमाणु रह सकता है। सबसे सूक्ष्म कण है वो रह सकता है। और परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, और अणु अणु मिला के किसको बनाते हैं? पदार्थ को बनाते हैं। जरूर याद रखें, जरूर नोट कर लें फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किस न्यूक्लियर कण में
कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण है? परमाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु वह परिचक्रण करता है, मतलब चक्रण करता रहता है? किसमें? मतलब ये पूछा है कि न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान भी नहीं होता, उसका कोई आवेश भी नहीं होता, लेकिन वह परिचक्रण यानी चक्रण करता रहता है। कौन है? न्यूट्रिनो कह देंगे। क्या? न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो है ना। न्यूट्रॉनों के ये भी आवेश नहीं होता इसमें, है ना। चल, क्या कह रहा है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु परिचक्रण करता है? क्या होता है? न्यूट्रॉनों में नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी हुई? राइट आंसर हो जाएगा 4। आपको मालूम है 2 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है पूछ रहा है। जरूर नोट कर लें फ्रेंड, ये रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक कुछ ऐसी है कि फ्रेंड हर एक परीक्षा में आने की बहुत ही महत्वपूर्ण संभावना है इसकी, क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक हो गया है कि हर एक परीक्षा में आती है। और मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने 500 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको साइंस के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रण होता है? किससे होता है? सही बता, किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिन्यास नियंत्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक था आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, है ना, जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, आपको मालूम होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में हैं, लेकिन एक होगा एंटी क्लॉकवाइज और एक होगा क्लॉकवाइज, होगा ना। तो यही है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? आप क्या कहोगे? विपरीत चक्रण होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, है ना। क्वेश्चन 13 है फ्रेंड आपका, क्या कह रहा है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? आपको मालूम है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, आपको याद है ना। पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आना 6 का परमाणु क्रमांक इसका 6 है और परमाणु भार इसका दुगना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ट्रिक होती है ना। इसकी नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? कितनी होती हैं? आप क्या कहोगे? 6 प्रोटॉन होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड, इसे जरूर नोट कर लें अपने नोटबुक में। क्या कह रहा है? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? किसने की थी? आप क्या कहेंगे? रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा किरणों की और बीटा किरणों की खोज किसने की? आप क्या कहेंगे? रदरफोर्ड ने की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? आपको मालूम होगा अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। यही पूछ रहा है कि नाभिक से जो निकलने वाली विकिरण होती है ना, इसकी किसकी सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होती है? सबसे ज़्यादा मतलब कहें तो एक प्रकार से सबसे ज़्यादा अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? सर्वाधिक किसकी होती है? आप क्या कहेंगे? गामा किरणों की होती है। जरूर याद रखें, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 16 है आपका फ्रेंड, क्या कह रहा है? समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? समस्त रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं वो खराब होने से या क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? आप क्या कहेंगे? सीसा में बदल जाते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो सीसा में बनते हैं, वो सीसा में बदल जाते हैं। क्या कहेंगे? ऐसे किसी मतलब पीटो या जला दो तो किस में बदल जाएंगे? सीसे में बदल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है इसमें? किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? किसका? किस रेडियो एक्टिव तत्व? आपको मालूम होगा पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके जो वैज्ञानिक हैं उनके देश के नाम पर रखे है। क्या कहेंगे? पोलोनियम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें। क्या कह रहा? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को यानी प्रक्रिया को जारी रखते हुए
किस कण की ज़रूरत होती है? आप क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन की होती है। न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है यूरेनियम विखंडन के रूप में जारी रखने के लिए, यानी सतत यानी कंटिन्यू करने के लिए किसकी? न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़रूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा? किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? क्या कह रहा? किस प्रकार की अभिक्रिया, कौन सी है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? आप क्या कहेंगे? विखंडन अभिक्रिया। दोस्तों आपको मालूम है जो न्यूट्रॉन होते हैं वो विखंडन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं और छोटे छोटे जो न्यूट्रॉन होते हैं मिल के बहुत सी सारी नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा हानिकारक कहें तो यही होती है, विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 20 है। क्या कह रहा? किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? आप क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? आप क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा? जो चट्टानें होती हैं जो बहुत सालों से डली रहती हैं, पहाड़ वगैरह जो देखी होंगी आपने चट्टानें वगैरह होती हैं, उनकी आयु ज्ञात करना है तो किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं रेडियो एक्टिव आयु अंकन करने के लिए? किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? आप क्या कहेंगे? यूरेनियम। किसका? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं समस्थानिक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा? आगे क्वेश्चन है फ्रेंड आपका। क्या कह रहा? रक्त कैंसर जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर जिसे क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? आप क्या कहेंगे? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का प्रयोग एक ऐसा रेडियो आइसोटोप है जिसका प्रयोग रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जरूर नोट कर लें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा? विद्युत धनात्मक तत्व से जो संयोग करने की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? आप क्या कहें? क्या कहा जाता है? अपकरण कहलाता है। जो संयोग करेगा उसे अपकरण कहेंगे और जो त्यागेगा उसे क्या? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। और जो संयुक्त करेगा उसे अपकरण और जो त्यागेगा उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 24 है। क्या कह रहा है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? क्या पूछ रहा? कौन सा पदार्थ, एक ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है? कौन सा? आप क्या कहेंगे? सोडियम नाइट्राइट। क्या? सोडियम नाइट्राइट एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। आप इसे जरूर नोट कर लें अपनी नोटबुक में कि एक पदार्थ जो सोडियम नाइट्रेट है वो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है आपका, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? कौन सा है? ऑक्सीजन की +2। आपने पहली बार सुन रहे होंगे ये क्वेश्चन, है ना? क्या इसमें क्या कह रहा है? इसे जरूर नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की बहुत फुल संभावना है। क्या कह रहा है इसमें? ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? आप क्या कहेंगे? F2O। क्या? F2O एक ऐसा ऑक्सीकरण अवस्था है ऑक्सीजन की, क्या है? कौन सी? +2 ऑक्सीकरण है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है किसकी? ऑक्सीजन की है। कौन सी है? F2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला किसे प्रयोग किया जाता है? सीधा सीधा पूछ रहा है आपसे कि अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप क्या कहेंगे? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। जो अम्ल होता है वो लिटमस पत्र को नीली से लाल में बदल जाता है। आपको मालूम होगा वो जो क्षार होता है वो लाल को नीले में बदल जाता है। आपको मालूम होगा, जरूर नोट कर लें, अगर नहीं है तो जरूर नोट कर लें। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र। क्या बोल रहा था इसमें? अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप क्या कहेंगे? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा? सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? जो अम्ल धातु होते हैं ना वो धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं?
आपको मालूम होगा कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन। जरूर याद रखें, जरूर याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड लास्ट है फ्रेंड आपका, क्या कह रहा, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। पीएच मान पूछ रहा है, सीधी सीधी बात, रक्त का पीएच मान पूछ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, रक्त का पीएच मान क्या है, 7.35 से 7.45। जरूर नोट कर लें, ये डिफरेंस पूछा जाता है इसमें कि कितना डिफरेंस है, तो आप निकाल देंगे तो डिफरेंस बता देना। इसमें सीधा सीधा पूछ रहा आपसे कि एक सामान्य व्यक्ति है, व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे 7.35 से 7.45 तक। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। मतलब ये पूछ रहा है इसमें कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, आपको मालूम होगा है, लेकिन ये सर्वप्रथम किसने कहा, कौन से वैज्ञानिक ने कहा, तो आप क्या कहेंगे, वैज्ञानिक डॉक्टर डेवी ने कहा है। किसने, वैज्ञानिक डेवी हुए, उन्होंने कहा था सर्वप्रथम कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव होता है। किसने कहा, डेवी ने कहा। जरूर याद रखें दोस्तों। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस या व्यवहार करती है। वास्तविक गैस होती है, किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करने लगती है। आप क्या कहेंगे, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। क्या, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। जरूर याद रख कर लें, क्या पूछ रहा था, जो वास्तविक गैस होती है वो किस परिस्थिति में आकर निम्न दाब कम से कम हो और ताप अधिक से अधिक हो जाए तो वह आदर्श गैस की तरह, मतलब आदर्श गैस की बहुत ही कार्य करने लगती है। आपको जरूर याद रखें। ठीक है, ये थी कुछ आज की फ्रेंड। अगर कुछ पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और डेली क्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो हमारी आने वाली जो वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है फ्रेंड, जरूर याद कर लें फ्रेंड। एक कुछ ऐसी फ्रेंड है, आपको मालूम होगा जो परीक्षाएं हैं वो आप आने की तैयार हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी अब ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे कोरोना जो वायरस के जो संक्रमण थे वो भी कम होने लगे हैं। अब पेपर होने की जल्द से जल्द आने की संभावनाएं सुन रहे हैं कि सितंबर के लास्ट में पेपर होंगे। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करें, क्यूज डेली देते रहें। ठीक है फ्रेंड, जब तक के लिए चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।